हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन जो एक बायोमोलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो क्या चीज़ है एक्चुअली में, किन किन क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है बेसिकली जो प्रोटीन्स को कंस्टिट्यूट करते हैं बेसिकली। तो जनरली जो प्रोटीन होता है वो क्या है, आपकी बॉडी का एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी कि जो आपकी बॉडी है मेनली वो जो ग्रो करती है वो ड्यू टू प्रोटीन के कारण ही ग्रोथ करती है। आपके शरीर की जो भी मसल्स ग्रोथ करती है वगैरह, ये प्राइमरी नीड है एक बॉडी को ग्रो करने के लिए बेसिकली। वैसे प्रोटीन का जो मीनिंग है ग्रीक फॉर्म के अंदर वो है बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के अंदर वो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस, जिसको प्राइमरी इसके लिए नीड होगी बॉडी को डेवलप करने के लिए। प्राइमरी नीड है ये बॉडी की प्रोटीन अचीव करना। और बेसिकली प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन जो है एक बेसिकली एक पॉलीमर होता है और वो भी कंडेंसेशन पॉलीमर होगा बेसिकली। और इट इज ए मोनोमेरिक यूनिट जो होती है इसकी वो क्या होती है, अल्फा अमीनो एसिड्स। यानी कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे, वो सभी मिलकर अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होकर के ज्वाइन होकर के क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। उस पॉलीमर को क्या कहते हैं, बेसिकली प्रोटीन बोलते होते हैं जनरली। बेटा क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में, थोड़ा इसकी अगर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूं, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी। कार्बन होगा, उसके एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, एक साइड पर NH2 ग्रुप अटैच है बेटा, एक साइड पर हाइड्रोजन और एक साइड पर आर बेटा बेसिकली क्या होगा, कोई भी बेसिकली एक साइड चेन होगी, अल्काइल ग्रुप होगा जनरली, कोई भी हो सकता है वो। ओके, ये अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये वाला क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा डिफरेंट टाइप्स होते हैं अमीनो एसिड्स के बेसिकली। वो होते हैं कि COOH के विद रिस्पेक्ट टू में ये NH2 कौन सी कार्बन पे अटैच है। जैसे यहां पर क्या है, बिल्कुल इसकी अर्जेंट कार्बन के ऊपर अटैच है, दैट्स वाई इसका नाम अल्फा अमीनो एसिड रखा गया है। अगर ये नेक्स्ट कार्बन के ऊपर होता है NH2 ग्रुप तो इसे बीटा बोल देते हैं, उससे आगे होता तो गामा अमीनो एसिड बोल देते हैं हम लोग बेसिकली इसको। क्लियर है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पर हम लोग जनरली अल्फा अमीनो एसिड को स्टडी किया गया आज तक, जो भी प्रोटीन्स की स्टडी की गई उसके अंदर से बेसिकली जो इवेलुएट हुआ है वो अल्फा अमीनो एसिड से इवेलुएट हुआ है अब तक। ओके, तो ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है बेटा, एसिडिक इन नेचर है। ओके, और ये वाला ग्रुप जो है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्योंकि अमोनिया के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर मौजूद होता है और जिसके ऊपर लोन पेयर होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है जनरली तो हमारा वो। ओके, तो ये बेसिक है, ये एसिडिक है। अगर दोनों एक एक हो, एक बेसिक ग्रुप हो एक एसिडिक ग्रुप हो, तो वो कहलाएगा एक न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके, और अगर एक COH ग्रुप और आ जाए, यानी कि एक और एसिडिक ग्रुप इसकी इस चेन के अंदर अटैच हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, फिर आपका एसिडिक बन जाएगा वो। क्योंकि ओवरऑल दो एसिडिक ग्रुप हो गए और एक बेसिक ग्रुप हो गया है हमारा यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा, ओवरऑल एसिडिक। ओके, और अगर मान लो कि एसिडिक ग्रुप एक ही है और बेसिक ग्रुप क्या हो जाए, दो हो जाए, यानी कि NH2 ग्रुप दो अटैच हो जाए यहाँ पर, एक फर्दर नेक्स्ट कार्बन पे हो जाए, तो वाला अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। जनरली तीन प्रकार के हो गए, अल्फा जो अमीनो एसिड्स है उसमें से एक हो गया न्यूट्रल, जिसके अंदर दोनों 1 1 होंगे, एक बेसिक एक एसिडिक ग्रुप होगा। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गए बेसिक के कंपैरिजन में तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड। अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू एसिडिक ग्रुप के, तो बेसिक ग्रुप अगर ज्यादा तो वो क्या कहलाएगा, फिर आपका बेसिक अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा वो। ओके, मेरी बात यहाँ तक। अब जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो जनरली क्या है, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स है। ओके, 20 टाइप्स है अब तक अमीनो एसिड्स की। उनमें से जो 10 है वो तो है एसेंशियल। ओके, और जो 10 है वो क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल। यानी कि जो 10 है वो तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब कि हमें उनको बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं है अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स, जिनको हमें बाहर से बाय द हेल्प ऑफ फूड हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। दैट्स वाई उन्हें नॉन एसेंशियल बोल दिया कि बाहर से लेने की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है।
ओके। लेकिन ये जो दूसरे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल इसलिए है क्योंकि उन 10 अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं करती है, हमारे अंदर नहीं बन सकता, वो हमारी मसल्स या हमारे बॉडी पार्ट्स उसको सिंथेसिस नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैंने वो बाय द हेल्प ऑफ फूड इनटेक करना पड़ता है उनका। दैट्स वाई वो क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे होते हैं। उसके बाद आता है, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन और एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। क्लियर है, कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन वो होगा यानी कि वो वाला प्रोटीन जिससे हर एक टाइप का अमीनो एसिड आपको मिल जाए जो आपकी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए जरूरी है, वो वाला क्या कहलाएगा फिर आपका कंप्लीट अमीनो एसिड्स, सॉरी कंप्लीट प्रोटीन। जैसे कि जो फिश होता है या एग्स होते हैं या फिर आपका जो मीट है वो क्या है, कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, उसके अंदर हर एवरी टाइप ऑफ अमीनो एसिड मौजूद है तो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद इनकम्प्लीट प्रोटीन के अंदर क्या होगा, यानी कि ये वो वाले प्रोटीन हो गए जो सारे के सारे जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है अमीनो एसिड्स की वो नहीं दे पाएगा। क्लियर है, कुछ ना कुछ अमीनो एसिड उसके अंदर लैक हो गए, दैट्स वाई हमें वो किसी दूसरे मोड से फिर वो ऑब्टेन करने पड़ेंगे। अब इनकम्प्लीट प्रोटीन का एग्जांपल जैसे कि राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया, मेज हो गया, इन सब के अंदर क्या है, कोई ना कोई अमीनो एसिड लैक होता है जिससे हमारी बॉडी को नीड होती है ग्रोथ करने के लिए। दैट्स वाई वो क्या है, इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाएगा। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स आती है बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं कहूं तो अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस होते हैं, नॉन वोलेटाइल, क्रिस्टलाइन, सॉलिड होंगे। ओके, और ये बेसिकली क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं बेटा, और बेंजीन, ईथर वगैरह सब के अंदर। बट क्या है, थोड़े बहुत ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर, हाँ वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देयर एक्वस सॉल्यूशन बिहेव लाइक ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ हाई डाइपोल मोमेंट। और जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा अमीनो एसिड्स का वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये लगेगी उसकी डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा हाई है बेटा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ज्विटर आयन। क्लियर है, ज्विटर आयन का टॉपिक आता है बेसिकली। अब यहां पर देखिए आप लोगों को, जो ये मैंने ग्रुप बना रखा है, ये क्या बना रखा ओवरऑल मैंने, न्यूट्रल ग्रुप है मेरा ये। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है पुत्र कि इसमें आपसी में क्या इंट्रैक्शन हो जाती है। क्लियर है, तो इंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, इसका ये वाला H ग्रुप यहाँ ये लोन पे अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये वाला H यहाँ ना रह करके यहाँ पर चला जाएगा H3, और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल। इसे क्या बोलते हैं बेसिकली बेटा, ज्विटर आयन बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे इसको हम, ज्विटर आयन कहते हैं इसको। ओके मेरी बात। उसके बाद आता है एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है, क्या आता है, एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली क्या होता है, अब यहां देखिए आप लोग अगर देखोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है आपका, न्यूट्रल है बिल्कुल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर बेस ऐड कर देता हूं, यानी कि OH नेगेटिव आयन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, बेसिक सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, तो बेस ऐड करते क्या होगा, यहां से जो H होगा उसको ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा और मॉलिक्यूल को क्या बना देगा, RC, यहां पर सिर्फ NH2 रह जाएगा, और यहां COO नेगेटिव, और यहां पर H आ गया आपका। तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, सिर्फ क्या रह गया हमारा, नेगेटिव चार्ज रह गया। तो मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका, एनायन बन गया। अभी क्या हो गया, एनायन बन गया। और अगर सॉल्यूशन के अंदर हमने इलेक्ट्रोड में डिप कर रखी है तो अब ये एनायन कहां अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे ये जो एनायंस होंगे। और अगर मैं दूसरी तरफ इसके अंदर क्या बेटा ऐड कर दूं, अगर मैं इसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन ऐड कर दूं, क्लियर है, क्या कर दूं मैं इसके अंदर, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कर देता हूं तो मेरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, अब एसिड है, H पॉजिटिव है, इसके ऊपर अटैक करेगा आकर के सीधा, तो ये COOH बन जाएगा पुत्र, यहाँ कार्बन, और ये NH3 पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पर R चेन है मेरे, ये H हो गया। तो अभी क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बिहेव लाइक ए कैटायन, और अब ये वाला कहां अट्रैक्ट होएगा, टुवर्ड्स द कैथोड, टुवर्ड्स द कैथोड। तो यानी कि अगर मैं एसिडिक और बेसिक कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं बेसिकली, तो क्या हो रहा है, मेरा ज्विटर जो आयन है वो वेरी कर रहा है यहां पर। ठीक है, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो ये बिहेव कर रहा है एनायन की तरह, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो बिहेव कर रहा है कैटायन की तरह। अब वो कर रहा है कोई एक ऐसी पीएच वैल्यू में फिक्स कर दूं, क्लियर है, एक ऐसी फिक्स पीएच वैल्यू में बता दूं
जिसके ऊपर ये मेरा ज्विटर आयन जो है वो ना तो कटायन के अंदर चेंज हो ना एनायन के अंदर चेंज हो, तो उस पीएच वैल्यू को क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। द पीएच at which there is a no net migration of the amino acid under the influence of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम लोग जब कैथोड और एनोड लगाएंगे उसकी तरफ ये अट्रैक्ट ना हो। अट्रैक्ट तभी होएगा जब कैटायन और आयन बन जाएंगे बेसिकली। ओके, तो इनके पीएच वो वैल्यू जहां पर ये माइग्रेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ। क्लियर है? तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद आता है पुत्र इसके अंदर पेप्टाइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। पेप्टाइड क्या होता है बेसिकली? पेप्टाइड को मैं यहां पर अभी कहूंगा कि जो दो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, पेप्टाइड बोल देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कह देंगे उसको। जैसे कि ये क्या होती है मेरी COOH ग्रुप होता है पुत्र। ओके, और यहां पर मान लो मैंने क्या लगा रखा है, NH2 ग्रुप लगा रखा है। ये एक बार R ग्रुप मान लो, ठीक है, CH3 मान लो इसको, या CH3 CH2, वो तो कौन सा अमीनो एसिड्स है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका। ओके, मेरी बात यहां तक। इस H को भी चाहिए, यहां मत दिखाओ, यहां पे दिखा लो अभी के लिए। ओके, एक और दूसरा ग्रुप होगा उसके अंदर, यहाँ NH2 गोज टू द रिएक्शन C, यहां भी R अटैच है बेटा, ये वाला COOH, और यहां पर ये H आ गया आपका। तो क्या होगा, ये वाला OH और इसका जो एक H होगा वो क्या हो गया, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर चले जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और आपस में बॉन्ड बनता है तो इसीलिए इसी पॉलीमर को क्या बोला गया है, कंडेंसेशन पॉलीमर। यानी कंडेंसेशन होने के बाद ये बनता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का बनना। तो यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा नहीं बनेगा बेटा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा, और क्या बन जाएगी ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये C डबल बॉन्ड O को मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर N और H, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा ओवरऑल। क्लियर है? तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या होता है, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड की जो एक लॉन्ग चेन होगी वो क्या बना देगी, आपका प्रोटीन बना देगी। ओके, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं अभी के लिए। उसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करना। आपको डायरेक्टली क्या करना बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एक होता है फिब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर, कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है बेसिकली, ठीक है, उसके बिहाव पर क्या है, प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है। मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बेस पे दो तरह के प्रोटीन है, एक फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिब्रस प्रोटीन के बारे में बताऊं तो ये बिल्कुल लीनियर होता है, थ्रेड लाइक, ठीक है, और थ्रेड क्या है, साइड बाय साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वहां पर इस प्रकार से कुछ। ओके, और क्या बनाते हैं, मिलकर के एक फाइबर बनाते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इस तरह से। क्लियर है? अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इसके अंदर तो ये वाटर के अंदर क्या होते हैं बेटा, इनसोल्यूबल होते हैं, और थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होने पे या पीएच चेंज होने पे क्या है, ये जो आपका प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यानी कि अंडर मॉडरेट टेम्परेचर या मॉडरेट चेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पे ये वेरी नहीं करता, ये चेंज नहीं होता है पीएच आपका। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? उसके बाद इसके एग्जाम्पल जो है बेटा वो है फिब्रियोन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन जो होता है मसल्स के अंदर, फिब्रियन होता है बेसिकली सिल्क के अंदर बेटा। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल आपके, फिब्रस प्रोटीन के। उधर अगर मैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करूं तो ग्लोबुलर प्रोटीन जनरली क्या होता है आपका, वो फोल्डेड अप होता है। जैसे फिब्रस वाला तो ऐसे पैरेलल था बिल्कुल एक दूसरे के, वो क्या होगा कुछ इस प्रकार से फोल्डेड अप होगा जो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा, और स्फेरिकल शेप का होगा जनरली। ओके, और उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेज लगेंगी, दैट्स वाई वो वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होता है आपका। ओके, और अंडर मॉडरेट चेंज ऑफ पीएच, और जो टेम्परेचर की चेंज होगा मॉडरेट, थोड़ा बहुत चेंज होगा पीएच और टेम्परेचर में, उसको वो सहन नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो सकता है प्रोटीन आपका। ओके, दूसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट दे गिव, कि यानी कि जब इनका हम लोग बेसिकली रिएक्शन करेंगे बेसिकली तो वो हमें क्या देंगे,
क्लियर है। ये बेसिकली हाइड्रोलाइज करने पर जो प्रोटीन्स है वो उनसे हमें क्या ऑब्टेन्ड हो रहा है उसके बिहाव के ऊपर भी हमने क्लासिफाई कर रखा प्रोटीन का। जैसे पहला आता है सिंपल प्रोटीन, जो आपको क्या देगा, सिर्फ अमीनो एसिड्स देगा ऑन हाइड्रोलाइसिस पर। दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर क्या होगा, वो आपको क्या देगा, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी देगा साथ में। क्या देंगे बेटा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी देंगे। प्रोटीन तो देंगे साथ में, यानी कि अमीनो एसिड्स तो देंगे साथ में, कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी देंगे, लाइक दैट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड सो ऑन। उसके बाद होता है आपका ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होता है, बेसिकली सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड जो प्रोटीन होते हैं इन दोनों से ही ड्राइव किया जाता है। वो इनकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके इनकी स्ट्रक्चर के अंदर वहां से लेके आते होते हैं हम लोग ड्राइव्ड प्रोटीन को। और अब ये तो बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोटीन थे। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर। क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बात करूं तो तीन तरह की स्ट्रक्चर है मेरे यहां पर। एक होती है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी होगी मेरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और एक होगी टर्सरी स्ट्रक्चर, और एक और भी है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये चार स्ट्रक्चर्स है मेरी। और एक और सुन लो ये बात मेरी, ये वाली सिंपल स्ट्रक्चर है, ये उससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ये उससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ये उससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये बिल्कुल सिंपल एक स्ट्रेट चेन होगी, ये उस स्ट्रेट चेन को थोड़ा फोल्डिंग अप होकर के बनेगी, ये और भी ज्यादा फोल्डिंग अप हो जाएगी चेन, इसमें बहुत ज्यादा फोल्डिंग अप हो जाएगी चेन। क्लियर है, यानी कि ये क्या है, ये सिंपलेस्ट है, उसके बाद और कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स चेन होती चली जाती है। अब अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करूं बेटा, इसके अंदर क्या है, अमीनो एसिड्स की बिल्कुल सिंपल चेन होती है, एक लॉन्ग। क्लियर है मेरी बात यहां तक। और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर अमीनो एसिड्स अरेंज होते हैं, और उनको एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होना जरूरी है। अगर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज ना हो, या उनका एक दो अमीनो एसिड्स रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ, अदर टाइप ऑफ अमीनो एसिड के साथ, तो क्या प्रोटीन की नेचर क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक डिजीज सुनी होगी, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। बेसिकली वहां पर अगर ग्लूटामिक एसिड नामक अमीनो एसिड की जगह अगर वेलाइन आ जाए, तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, आपकी सिकल सेल की तरह से हो जाएगी, लाइक दैट ऑफ। और उसी डिजीज को क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इससे क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन है या आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो सकती है। यानी कि सिकल सेल का मतलब है जो द्राती होते हैं कुछ इस प्रकार से हो जाएगी स्ट्रक्चर। क्लियर है, ऐसे कर्व्ड सी, लाइक दैट ऑफ। ओके, उसे सिकल सेल बोलेंगे हम लोग। क्यों होती है ये, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है बेटा, वेलाइन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके वेलाइन आ जाएगा, तो सिकल सेल स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दे रखी है इसकी, वो मत करना आप लोग। सीधा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर आइए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है बेटा, जनरली दो प्रकार की है। ठीक है, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरी बीटा हेलिक्स। मैं पहले अल्फा हेलिक्स को एक्सप्लेन करता हूं। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हेलिक्स का मतलब होता है कोएल्ड फॉर्म में। अब कोएल्ड फॉर्म में क्यों है, इसलिए है क्योंकि एक अमीनो एसिड का जो सीओ ग्रुप है वो बॉन्ड बनाता है बेटा फोर्थ अमीनो एसिड के एनएच ग्रुप के साथ। क्लियर है, हेलिक्स फॉर्मेशन क्यों हो रही है, क्योंकि एक अमीनो एसिड का जो सीओ ग्रुप है वो बॉन्डिंग कर लेता है फोर्थ अमीनो एसिड के एनएच ग्रुप के साथ। दैट्स वाई मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, हेलिकल नेचर का हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा बेटा मॉलिक्यूल, जैसे कि डीएनए की स्ट्रक्चर होती है मेरी। ओके, मान लो कि यहां पे जो मेरा सीओ ग्रुप होगा वो बॉन्डिंग करेगा यहां पर जो एनएच होगा फोर्थ नंबर पर। ओके, और जो मेरी ये स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, तो यहां पर जो एक टर्न होएगा, स्पेसिफिकली एक टर्न कंप्लीट हो जाएगा, उस एक टर्न के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है जनरली बेटा मेरा 54 पिकोमीटर। क्लियर है मेरी बात यहां तक। ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस थोड़ी थोड़ी बातें याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर के बारे में। एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा बेटा, एक दो इन सब के। उसके बाद आता है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। एक अल्फा हेलिक्स बता दिया मैंने, दूसरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है बीटा प्लेटेड।
बीटा प्लेटेड कह लो या बीटा शीट स्ट्रक्चर कह लो। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है या अल्फा अमीनो एसिड्स की एक लॉन्ग चेन होएगी, उसे पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कई पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, दैट्स वाई उसे पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। वो क्या होगी, एक दूसरे के बिल्कुल साइड में होगी, साइड बाय साइड अटैच होगी और जिगजैग मैनर में। किसमें होगी बेटा, जिगजैग मैनर में। और जिगजैग मैनर में भी इस प्रकार से अरेंज होगी मेरी चेन कि जो आर ग्रुप हो गए, अगर मान लो यहां पर आर ग्रुप यहां पर है तो ऑल्टरनेट होगा, यहां वाला आर ग्रुप इस साइड होगा, ठीक है, यानी कि एक आर ग्रुप लेफ्ट साइड में, एक का आर ग्रुप राइट साइड में हो जाए। जो मैंने स्ट्रक्चर में आर ग्रुप लगाया था, एक का राइट साइड में, दूसरी जगह पे आगे चल करके वही जो आर ग्रुप है वो मेरा दूसरी साइड में आ जाएगा। ऑल्टरनेट मैनर में होते हैं आर ग्रुप अटैच्ड, ओके। और ये दोनों चेन आपस में क्या करती है बेटा, यानी कि इसका फिर वही CO और इसके NH की आपस में बॉन्डिंग होती है ग्रुप की। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। इसमें भी क्या है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दो स्ट्रक्चरें दे रखी होगी उसने, उसको भी देख लेना बड़े ध्यान से। क्लियर है। और ये क्या होते हैं, सीट बाय बिल्कुल एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके एग्जांपल को समझने के लिए अगर मैं बताऊं आपको तो क्या होता है जनरली बेटा, जैसे हमारी कॉपी होती है, बुक होती है, उसके पेज एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं ना बुक में, इसी प्रकार से लाइक दैट ऑफ ये भी होती है, बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है जनरली इसके अंदर, ओके मेरी बात। इसमें भी दो तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, एक पैरेलल बीटा हेलिक्स और एक एंटी पैरेलल बीटा हेलिक्स। पैरेलल में क्या होगी, यानी कि ये दो चेन है वो पैरेलल चलेगी एक दूसरे के, और एंटी पैरेलल में क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगी दोनों की दोनों चेन, ओके मेरी बात यहां तक। यानी कि इस चेन की डायरेक्शन ये होगी तो इसकी यहाँ इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा तो ये वाला इस डायरेक्शन में होगा। बुक के अंदर ध्यान से देखिएगा, दोनों के अंदर डिफरेंशिएट दे रखा है बेटा वहां पर, ओके। एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा, बार बार कह रहा हूं मैं इनके। उसके बाद आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर एक्चुअली बनती है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके थोड़ा और फोल्डिंग अप होने से, क्लियर है, उसके थोड़ा और फोल्डिंग अप होने से आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगी। टर्सरी स्ट्रक्चर के फिर आगे दो टाइप है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ फिब्रस प्रोटीन एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, क्लियर है। इसके बारे में थोड़ी बहुत लाइनें पढ़ लेना बस। इसके अंदर एक मेन ये बात है कि फिब्रस में तो क्या होगी, रोड लाइक प्रोटीन बनेगा और उसके अंदर क्या होगा, एक स्फेरिकल शेप में बनेगा, क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फिर टर्सरी स्ट्रक्चर के थोड़ा और फोल्डिंग अप होने से बनेगा। इसके अंदर तो क्या होता है, जो अल्फा अमीनो एसिड्स की चेन है वो फोल्डिंग अप होकर के एक ग्रुप बना लेती है, अलग अलग सब यूनिट्स भी बोलेंगे उसको, क्लियर है। यानी कि एक ग्रुप मान लो यहाँ पर फोल्डिंग अप होकर के, एक ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर है, मैनी नंबर ऑफ, किसी में मान लो 4 ग्रुप फोल्डिंग अप होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 2 होंगे। एग्जाम्पल है इसका हीमोग्लोबिन भी इसका एक एग्जाम्पल है, क्लियर है मेरी बात। उसके बाद ये थी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन। उसके बाद आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है यानी कि प्रोटीन की जो एक्टिव फॉर्म है उसका डीएक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। जैसे कि हम एग जो होता है, अगर आप लोग एक रो एग लोगे, उसको अगर तोड़ोगे उसके अंदर से लिक्विड सा निकलेगा, सेमी लिक्विड सा, क्लियर, जेल लाइक, वो अलग होता है प्रोटीन एक। और अगर आप उसको बॉईल कर लोगे एग को, तो वही क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, क्लियर है, येलो येलो योक बन जाएगा एग के अंदर। तो वो क्या होगा, प्रोटीन अब डीनेचर्ड हो गया, वो वाला प्रोटीन क्या हो गया बेटा, डीनेचर्ड हो गया, और उसको अब आप रीनेचर्ड नहीं कर सकते हैं, क्लियर है, ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया आपका। हाँ, कुछ एंजाइम के केस में आप लोग उसको रिवर्स भी कर सकते हो प्रोसेस को, वो रिवर्सिबल चेंज होता है, क्लियर है। तो यानी कि प्रोटीन की एक्टिव फॉर्म का डीएक्टिव फॉर्म के अंदर चले जाना, उसे क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। वो किसी भी कारण से हो सकती है, ड्यू टू चेंज इन पीएच, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, एनी टाइप ऑफ चेंज होने से हो जाएगा वो, ओके। उसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शन दे रखे प्रोटीन के, उसको थोड़ा ध्यान में लेना। वो कह रहा है ट्रांसपोर्ट एजेंट के रूप में काम करता है, यस, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को इधर से उधर, एंजाइम्स में काम आता है हमारे ये। उसके बाद स्ट्रक्चरल मटेरियल है, यस, हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए चाहिए। उसके बाद जो एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या होती है, प्रोटीन ही होती है बेसिकली बेटा, क्लियर है। ये बायोलॉजिकल फंक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन बायोमोलिक्यूल, क्लियर है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक इनफ है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।